हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं अपने हर लेक्चर में कोशिश करता हूं। कोशिश मेरी ये होती है कि जो भी प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो जो प्रोविजन हम स्टडी कर रहे हैं वो किस तरीके से काम आता है, किस तरीके से उसे यूज किया जाता है। तो बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्पल्स को मैं अपनी क्लास में डिस्कस करता हूं। रिसेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी आई है और वो केस स्टडी है विच इज अबाउट टाटा मिस्ट्री डिस्प्यूट। टाटा सन्स एंड साइरस मिस्ट्री का जो डिस्प्यूट था, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो का पर्पस ये है कि इस पूरे केस से मैं ये साबित करना चाह रहा हूं, जितनी मुझे इस केस की नॉलेज हुई है, कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये पूरा का पूरा केस हमारे पूरे कॉर्पोरेट लॉ के सिलेबस में कितना काम का है और इसकी हर एक चैप्टर में कितनी ज्यादा रेलेवेंस है। आपने कंपनीज एक्ट में आर्टिकल्स में अमेंडमेंट के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस का अमेंडमेंट किया जा सकता है। इस पॉइंट का रिलेवेंस भी इस केस में है। ये केस किस बारे में है? दिस केस इज ऑल अबाउट कि साइरस मिस्ट्री को टाटा सन्स के चेयरमैन की पोस्ट से हटा दिया गया। एक बोर्ड मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। इसका रीजन क्या था? इसके रीजन के बारे में सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, लेकिन किसी को भी कोई पक्का रीजन नहीं पता, लेकिन किसी को भी कोई फर्म रीजन नहीं पता कि क्यों साइरस मिस्ट्री को टाटा सन्स में चेयरमैन की पोस्ट से हटाया गया। एक रीजन यह है कि एक आर्बिट्रेशन का केस, आर्बिट्रेशन का डिस्प्यूट, यस, आर्बिट्रेशन का डिस्प्यूट जो डोकोमो एंड टाटा के बीच में चल रहा था, जो केस टाटा हार चुका है। और इस केस के अकॉर्डिंग टाटा को डोकोमो को 7,000 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी है। सर, आर्बिट्रेशन का डिस्प्यूट, आर्बिट्रेशन तो हमने ईसीएल में आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन एक्ट में पढ़ा है। बिल्कुल, जो आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन एक्ट आप पढ़ते हैं उसी का एक एग्जाम्पल है टाटा एंड डोकोमो का केस। इस केस को जरूर पढ़िएगा, ये केस आपकी बहुत हेल्प करेगा आर्बिट्रेशन को और समझने में। तो आर्बिट्रेशन का एग्जाम्पल टाटा सन्स वाले केस ने हमें दे दिया। टाटा डोकोमो का केस जो टाटा हार चुका है और डोकोमो उसी अवार्ड को एनफोर्स करवाने के लिए डोकोमो ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन के बारे में हमने कई बार पढ़ा है। साइरस मिस्ट्री की ये एलिगेशन थी कि टाटा ट्रस्ट जिसका की कंट्रोल है टाटा सन्स कंपनी के ऊपर, बिकॉज ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग, टाटा ट्रस्ट ने टाटा सन्स के आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करके अपना कंट्रोल बढ़ा लिया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ और डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया था, जिससे कि टाटा ट्रस्ट का कंट्रोल टाटा सन्स कंपनी पे बना रहे। तो आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल हमें इस केस स्टडी से मिल गया। उसके बाद हम कंपनी लॉ में कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पढ़ते हैं सेक्शन 100 में। आपने कई बार अपनी बुक्स में पढ़ा है, सर जब दो एजीएम के बीच में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इशू अराइज होता है तो कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाती है, जैसे कि टीसीएस ने बुलाई है। रिसेंटली टीसीएस ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई थी। टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज जिनमें कि साइरस मिस्ट्री डायरेक्टर हैं या चेयरमैन थे, उन कंपनीज में से साइरस मिस्ट्री को हटाने के लिए अलग अलग कंपनीज ने अपनी ईजीएम बुलाई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सेक्शन 100, राइट। तो सेक्शन 100 जब आप पढ़ते हैं तो उसका एग्जाम्पल भी हमें इसी केस स्टडी से मिल जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्यों बुलाई गई है? ताकि साइरस मिस्ट्री को हटाया जा सके डायरेक्टर की पोस्ट से। उसी के साथ साथ देखिए, उसी के साथ साथ साइरस मिस्ट्री का एक एलिगेशन था कि टाटा सन्स जो कंपनी है उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वायलेशन किया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो पुराने वाले सेबी के लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 49 में आता था और अब क्लॉज 17 से शुरू होता है। जो सेबी की नए लिस्टिंग गाइडलाइन जो है उसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। साइरस मिस्ट्री का यह कहना था कि टाटा सन्स जो कंपनी है उनकी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वॉयलेशन हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस विच बेसिकली मींस कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसे सीरियस एलिगेशन साइरस मिस्ट्री ने कंपनी के ऊपर लगाए और कंपनी के साथ साथ
टाटा ट्रस्ट के ऊपर भी उन्होंने ऐसे एलिगेशंस लगाए। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप सिक्योरिटी लॉ में पढ़ते हैं ना, उसका देखिए, उसका रेफरेंस यहां भी आया था। और इसीलिए साइरस मिस्त्री ने कहा कि गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर इन दिस इशू। अभी तक ये बात साफ हो ही नहीं पाई है कि टाटा सन्स जो कंपनी है उस कंपनी ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन की पोस्ट से क्यों हटाया और उसके बाद डायरेक्टर की पोस्ट से क्यों उन्हें रिमूव किया जा रहा है। वैसे साइरस मिस्त्री की जो फैमिली है, उनकी जो शेयर होल्डिंग है टाटा सन्स में, दैट इज 18% की शेयर होल्डिंग है उनकी फैमिली की, लेकिन उन्हें डायरेक्टर की पोस्ट से भी हटाया जा रहा है और चेयरमैन की पोस्ट से पहले हटाया जा चुका है। इसी के साथ साथ देखिए, शेयर होल्डिंग पावर को लेकर भी एक डिस्प्यूट था। मिस्त्री फैमिली ने यह भी एलिगेशन लगाया कि टाटा ट्रस्ट ये कोशिश कर रहा है कि अपनी शेयर होल्डिंग को कंपनी में बढ़ा ले और मिस्त्री फैमिली को वोट करने से रोका जाए, ऐसे एलिगेशन थे। तो आपने पढ़ा होगा कंपनी में कि मेंबर के राइट्स होते हैं कि मेंबर कंपनी में किसी मैटर के ऊपर वोट कर सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है, लेकिन ऐसा एलिगेशन उन्होंने लगाया कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ ऑपरेशन हो रहा है। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के एलिगेशन भी साइरस मिस्त्री ने लगाए टाटा ट्रस्ट के ऊपर। अगेन कंपनी लॉ में ये टॉपिक हमने पढ़ा है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का टॉपिक, ऐसे एलिगेशन भी लगाए गए। इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेकर भी काफी डिस्प्यूट्स यहां आए। टाटा सन्स के कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने साइरस मिस्त्री को सपोर्ट किया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आउटसाइडर्स होते हैं, सेक्शन 149 में उसका प्रोविजन है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने सपोर्ट किया साइरस मिस्त्री को, जिसमें मिस्टर वाडिया भी शामिल थे। मिस्टर वाडिया कौन? बॉम्बे डाइंग ग्रुप के मिस्टर वाडिया। इनका फर्स्ट नेम मैं आपको नहीं बताऊंगा ताकि आप सर्च करें कि ये मिस्टर वाडिया कौन है। ये भी टाटा सन्स कंपनी के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। तो टाटा ग्रुप ने उन सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रिमूव कर दिया, डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया, जो कि साइरस मिस्त्री को प्रमोट कर रहे थे। तो जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन पढ़ते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मेन काम क्या है, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करना और शेयर होल्डर्स के लिए बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करना। लेकिन एलिगेशन ये आया कि कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी हटा दिया है। उसी के साथ साथ एनसीएलटी जो कि इसी साल कॉन्स्टिट्यूट हुई है, एनसीएलटी में टाटा सन्स ने केस फाइल किया अगेंस्ट साइरस मिस्त्री। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने केस फाइल किया हाई कोर्ट में भी अगेंस्ट साइरस मिस्त्री। तो एनसीएलटी में भी केस गया टाटा ग्रुप का, हाई कोर्ट में भी केस गया टाटा ग्रुप का। इसी के साथ साथ साइरस मिस्त्री ने एक और बात कही कि सर, जो कंपनी की नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी थी, उस कमेटी ने उनकी सैलरी को इंक्रीज किया था। इसका यह मतलब है कि कंपनी उनके काम से खुश थी, लेकिन साइरस मिस्त्री का कहना था कि उन्होंने ये कहा अपनी रेम्यूनरेशन, कंपनी की रेम्यूनरेशन कमेटी को यह कहा कि उनकी सैलरी को 6% से ज्यादा ना बढ़ाया जाए। तो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, ये तो हम डायरेक्टर के चैप्टर में पढ़ते हैं, तो उसका रेफरेंस भी इस केस लॉ में आ गया। इसी के साथ साथ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, साइरस मिस्त्री को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में रिमूव किया गया उनकी टेन्योर कंप्लीट होने से पहले, लेकिन उन्हें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी गई। जैसा कि आपने कंपनी में पढ़ा है कि किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करने से पहले उसे अपनी बात रखने का मौका मिलता है। ऐसा ही हुआ टाटा सन्स की, ऐसा ही हुआ टीसीएस की ईजीएम में। और टीसीएस की ईजीएम में साइरस मिस्त्री ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि साइरस मिस्त्री खुद उस ईजीएम में प्रेजेंट नहीं थे, तो उनके रिप्रेजेंटेशन को उस मीटिंग में पढ़ा गया और उस रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने रतन टाटा के ऊपर सीरियस एलिगेशंस भी लगाए। इसके साथ साथ एक्सेस रेम्यूनरेशन रिटर्न करने का भी मामला इस केस में आया है। एनसीएलटी ने साइरस मिस्त्री को कहा है 2013 एंड 14 के जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें जो उन्हें रेम्यूनरेशन जो मिली थी, जो डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन जो मिलती है, वो एक्सेस रेम्यूनरेशन मिली थी। तो अगर किसी डायरेक्टर को एक्सेस रेम्यूनरेशन कंपनी पे कर देती है, विच इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स अर्न बाय द कंपनी, तो डायरेक्टर को वो एक्सेस रेम्यूनरेशन रिटर्न करनी पड़ती है।
तो एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया कि साइरस मिस्त्री को वो एक्सेस रेम्यूनरेशन रिटर्न करनी पड़ेगी। तो एक्सेस रेम्यूनरेशन का केस भी इसी केस के अंदर आ गया, राइट जो आपने सेक्शन 197, 198 शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट पढ़ा है, उसका भी एग्जाम्पल यहां आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ टाटा ग्रुप की एक और वेंचर है एयर एशिया। आजकल इस कंपनी का भी एक फेमस, इन दिनों एयर एशिया के बारे में भी कुछ न्यूज आ रही है। एक न्यूज तो ये आ रही है कि एयर एशिया ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में एंड वुमेन डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में डिफॉल्ट किया है। एयर एशिया के ऊपर ये भी एलिगेशन लगे हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ का वॉयलेशन किया है। ये सारे एलिगेशंस एयर एशिया के ऊपर इन दिनों लगे हैं। ये जो मैंने आपको सारे जो पॉइंट्स बताए, ये जो मैंने आपके साथ, ये जो 12 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इन पॉइंट्स को डिस्कस करने का जो मेरा पर्पस था, वो पर्पस ये था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ने से या न्यूज़ देखने से और स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड की न्यूज़ पढ़ने से किस तरीके से आप अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ एक ही केस लॉ में मैंने आपको 12 पॉइंट्स बताए और इन 12 पॉइंट्स में कंपनी लॉ के बहुत मेजर प्रोविजंस कवर होते हैं। So that's it from my side. Stay tuned, keep watching. Thank you so much.